Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, today we have discussed, today's our topic is capital structure and आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कैपिटल स्ट्रक्चर्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद में मेरा एक अनफेवरेबल कंडीशन रह गई थी फाइनेंशियल लेवरेज, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल लेवरेज ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड होती है। हम डेप्ट को मोर बेनिफिशियर बताते हैं। तो डेप्ट बेनिफिशियर कब होता है कंपनी के लिए? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, या फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट डिक्रीज होती है कंपैरेटिवली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब इन फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और होगा आपके सामने कि अनफेवरेबल कंडीशन, हम डेप्ट को कब प्रेफर नहीं करेंगे, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 1 स्टूडेंट्स, देयर इज अ कैश फ्लो पोजीशन। तो स्टूडेंट सबको पता है कैश फ्लो पोजीशन हमारी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन किसे कहते हैं? व्हेन कंपनी हैव सफिशिएंट फंड। ओके, जब कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, जब कंपनी अपने पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल कर सकती है। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं? स्ट्रॉन्ग और सफिशिएंट फंड किस पर्पज से कि कंपनी हर कंडीशन में अगर वो डेप्ट को प्रेफर करती है तो बस उसे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी लीगल ऑब्लिगेशन टाइम पर पेड करती रहे। आपको इसी चीज़ को माइंड में रखना है और तब आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसका जवाब मुझे चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन, व्हेन स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन हैव अ कंपनी, देन more of debt and less of equity involved in their capital structure. Okay, आप बोल सकते हैं when company have strong cash flow position, then more proportion of debt and less proportion of equity involved in their capital structure, and just vice versa कर देंगे when company have वीक कैश फ्लो पोजीशन। अब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, इतना फंड नहीं है कि वो डेप्ट मोर पोर्शन डेप्ट का लेकर और उसका टाइम पर इंटरेस्ट पेड नहीं कर सकती। ठीक है, तो तब कंपनी क्या करेगी? नाउ मोर ऑफ इक्विटी एंड लेस प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन्वॉल्व्ड इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट आर फैक्टर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसे हम ICR भी बोलते हैं। अकाउंट्स में आप ये रेशो चैप्टर में अपना तैयार करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेड। एक तरीके से ICR क्या होता है स्टूडेंट्स? ICR डेप्ट प्रोपोर्शन पर कि कंपनी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्ट इज लायबल। ठीक है, कंपनी कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट पेड करने के लिए लायबल है। अगर ICR मोर टाइम्स आता है, अगर ICR हाई जाता है तो मीन्स कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, कंपनी का ICR बहुत ज़्यादा जा रहा है, कंपनी ज़्यादातर अपने इंटरेस्ट को टाइम पर पेड करने के लिए लायबल है। देन जब ICR हाई होगा, देन मोर ऑफ डेप्ट इन्वॉल्व्ड इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड जब ICR लो आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका आंसर टाइम्स में आता है, ICR का आंसर टाइम्स में आता है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट पेड करने के लिए लायबल है। और जब लो आएगा देन more of equity involved in their capital structure. Same way, DSCR, debt service coverage ratio, DSCR,
ओके। DSCR covers ICR, DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो को भी कवर कर लेती है। किस तरीके से? इंटरेस्ट कवरेज रेशो में सिर्फ हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कितनी टाइम्स सिर्फ इंटरेस्ट पेड करने के लिए लायबल है, ओके। और DSCR में इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी कंपनी कितनी बार पेड कर सकती है, ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर भी टाइम्स में ही आता है। तो जब DSCR मोर आएगा, हाई आएगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? कंपनी प्रॉपर चल रही है, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, इसीलिए DSCR हाई आ रहा है। और कंपनी टाइम पर अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेड कर पा रही है, इस वजह से मोर ऑफ डेब्ट कंपनी इन्वॉल्व करेगी इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर। और जब DSCR लो आएगा, ओके, तो जब DSCR भी लो आएगा, इस समय कंपनी अभी के टाइम पर ही अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेड नहीं कर पा रही है, देन मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, या फिर हम क्या कर सकते हैं? लो प्रोपोर्शन और लेस प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हमें डिटेल से भी ज़्यादा इसका फ्लो चार्ट बनाने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ का, हमें समझकर अगर करना है तो आप इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं, ओके। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बारे में आपसे जिक्र किया था। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इफ कंपनी कैन अरेंज फाइनेंस, ओके, लेस ऑफ कॉस्ट या फिर मोर ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस समय मैं बोल रही हूँ मोर है, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर होगी, किसके कंपैरिजन में? हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कंपैरिजन दूसरी चीज से ही कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से करेंगे। व्हेन कंपनी कैन अरेंज फंड विद मोर ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मोर होगी देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, तब क्या हो जाएगा? मोर ऑफ डेब्ट को हम इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस समय कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ का है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो ये चीज़ कम मिल रही है ना, तो जो चीज़ सस्ती होगी हम उसका मोर प्रोपोर्शन इन्वॉल्व करेंगे। और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगी, अब किससे कम होगी? ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। या फिर इस कंडीशन में आप कह सकते हो व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ डेब्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। यहाँ पर कॉस्ट हम लिख सकते हैं जब कॉस्ट हाई होगी। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जिक्र करेंगे तो भाई कॉस्ट भी मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बता रही हूँ कि यहाँ पर जब इक्विटी की कॉस्ट हाई है तब मैंने मोर ऑफ डेब्ट इन्वॉल्व कर लिया, और जब इक्विटी की कॉस्ट क्या है? लो है। किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट ऑफ डेब्ट के। तब मैं मोर प्रोपोर्शन इक्विटी का ही ले लूँगी, क्योंकि इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई जा रहा है कंपैरेटिवली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के। देन आ जाते हैं हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट पर। स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। व्हेन कंपनी कैन अरेंज फंड्स फ्रॉम लेस कॉस्ट ऑफ डेब्ट कंपैरेटिवली मोर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब कंपनी फंड अरेंज कर सकती है लेस कॉस्ट ऑफ डेब्ट पर, किसके कंपैरिजन में? मोर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। इक्विटी की कॉस्ट इस समय ज़्यादा है और डेब्ट की कॉस्ट कम है, तब हम क्या करेंगे? जब कम होगी, लेस होगी या फिर लो होगी इसकी कॉस्ट, देन मोर ऑफ डेब्ट ले लेंगे हम। और
व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज मोर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जो कॉस्ट है वो क्या है, ज़्यादा है, हाई है, देन मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी को हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करेंगे। देन आ जाते हैं हम टैक्स रेट पर। टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट जो कंपनी लेवाइट करती है, कंपनी की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी की अमाउंट्स पर, कंपनी की अर्निंग्स पर टैक्स रेट दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, जब कंपनी ने हाई टैक्स रेट लगा देती है, हाई टैक्स रेट। और हमेशा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हाई टैक्स रेट होता है ये डेब्ट को उतना ही चीपर बना देता है। हाई टैक्स रेट डेब्ट को क्या बना देता है, चीपर। टैक्स रेट हाई करने से डेब्ट सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हाई टैक्स रेट होगा देन डेब्ट क्या हो गया, चीपर हो गया, तब हमने मोर डेब्ट को इन्वॉल्व कर लिया। एंड जब लो टैक्स रेट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भाई डेब्ट ज़्यादा से ज़्यादा महंगा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो लो टैक्स रेट होने पर हम लेस डेब्ट को इन्वॉल्व करेंगे और मोर इक्विटी को इन्वॉल्व करेंगे इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, आपको डिटेल में भी, आपको इनकी डिटेल देने के बाद में सिर्फ इतनी लाइन ऐड करनी है कि मोर प्रोपोर्शन इन्वॉल्व डेब्ट और इक्विटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर, और लेस प्रोपोर्शन हम किस चीज़ का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करेंगे। देन स्टूडेंट्स 6 फैक्टर्स के बाद हमारे नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं। ये फैक्टर्स लगभग आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से ही रिलेटेड डिसीजंस के फैक्टर्स की तरह ही हैं, क्योंकि उसमें भी हमें 2 सोर्स में से किसी एक सोर्स को प्रेफर करना था फंड को रेज करने के लिए, और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें इन्वॉल्व करनी है। तो कौन से प्रोपोर्शन को हम ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे और किसको कम करेंगे। 7th फैक्टर आता है स्टूडेंट्स फ्लोटेशन कॉस्ट। देन 8th आता है रिस्क कंसीडरेशन। देन आता है हमारे पास 9th कंट्रोल, 10th फ्लेक्सिबिलिटी, 11th स्टॉक मार्केट कंडीशन, 12th रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व, हम उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, कि आपकी सिक्योरिटीज इश्यूड करने में हमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ या एक्स्ट्रा चार्जेस खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए हमें खर्च करने पड़ते हैं। तो दीज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फ्लोटेशन कॉस्ट, जस्ट लाइक ब्रोकर्स कमीशन है, अंडरराइटर्स कमीशन है, ठीक है, इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस है, प्रिंटिंग चार्जेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज चार्जेस आर इन्वॉल्व इन फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जिस सोर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होगी, हाई फ्लोटेशन कॉस्ट होने पर जिस सोर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होगी स्टूडेंट्स, हम उसका प्रोपोर्शन कम कर देंगे, और जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करेंगे। एक तरफ हाई फ्लोटेशन कॉस्ट और एक तरफ लो फ्लोटेशन कॉस्ट। हाई में अगर हाई इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट है, देन मोर ऑफ डेब्ट ले लेंगे एंड लेस इक्विटी। और जब इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट में कंपैरेटिवली इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रही है और डेब्ट के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर डेब्ट की ज़्यादा है, देन इक्विटी की कम है, देन मोर ऑफ इक्विटी एंड लेस डेब्ट को हम इन्वॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिस्क
कंसिडरेशन। फाइनेंशियल रिस्क व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल रिस्क 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे देयर लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। आई बात समझ में? जब कंपनी अपनी लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पूरा नहीं कर पा रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज रिस्क कंसिडरेशन और फाइनेंशियल रिस्क की कंडीशन बोलते हैं। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पूरा नहीं कर पा रही है, कंपनी इज अनेबल टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जो चीज़ फिक्स्ड है उसे टाइम पर पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऑलरेडी वो फाइनेंशियल रिस्क में है। तो यहाँ पर जब रिस्क हाई होगा, तो इसका क्या मतलब है? रिस्क जब हाई है, कंपनी इस समय अपना फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पा रही है, तब आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? रिस्क इस समय बहुत हाई जा रहा है, ऑलरेडी कंपनी अपने फिक्स्ड खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही है, तब हम मोर प्रोपोर्शन इक्विटी का इन्वॉल्व करेंगे, मोर ऑफ इक्विटी इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेस डेप्ट इन्वॉल्व इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर हम ज़्यादा डेप्ट का प्रोपोर्शन ले लेंगे तो ऑलरेडी हमारा रिस्क बहुत हाई है, ऑलरेडी कंपनी अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही है, तो डेप्ट पर एक और उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक और उसकी लीगल ऑब्लिगेशन हाई हो जाएगी। इस वजह से जब रिस्क कंसिडरेशन, जब रिस्क हाई जाएगा, तब उस कंडीशन में हम इक्विटी को इन्वॉल्व कर लेंगे, और जब रिस्क लो हो जाएगा देन मोर ऑफ डेप्ट इन्वॉल्व इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेस ऑफ इक्विटी। ये जस्ट लाइक आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरह है। आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ा था। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड होते हैं, ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई जा रही है, तो उस कंडीशन में हमने ओनर्स फंड को प्रेफर करा था, और जब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो जाती है तब उस कंडीशन में हम डेप्ट का मोर प्रोपोर्शन या फिर बोरोड फंड से फंड को रेज करना प्रेफर किया था। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कंसिडरेशन आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि हम जितने ज़्यादा ओनरशिप सिक्योरिटीज़ को इश्यूड करते हैं, तो ओनरशिप सिक्योरिटी जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स हैं। अगर आपने मार्केट में इक्विटी शेयर्स इश्यू करे, तो जितने ज़्यादा हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे तो उनको परचेज करने वाला इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर बन जाता है। तो अगर आप अपने कंट्रोल को, अगर आप अपनी ओनरशिप को डिवाइड करना चाहते हैं, देन मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। इफ ownership divides among more shareholders, ओके, देन हम मोर प्रोपोर्शन किसका ले लेंगे? मोर ऑफ इक्विटी को इन्वॉल्व करेंगे। एंड व्हेन ओनरशिप कांट बी डिवाइड्स अमंग मोर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर आप अपनी कंट्रोल कंसिडरेशन को अपने ही पास लिमिटेड रखना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि और इसके ओनर बने कंपनी के, देन क्या करेंगे? व्हेन ओनरशिप कांट बी डिवाइडेड, ओके, देन हम क्या करेंगे? मोर ऑफ डेप्ट को ले लेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहें जो चाहें हम अपने फ्रीडम से वर्क कर सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा फ्रीडम से कब वर्क कर सकते हैं? व्हेन मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन्वॉल्व इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डेप्ट का प्रोपोर्शन इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं, तो आपको मैंने डिविडेंड डिसीजन में भी बताया था कि ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्रीडम को क्या कर लेते हैं? बांध देते हैं, हमारी फ्रीडम को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन और डेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर ले रखा है, ठीक है, तो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में हमें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बाइंड होना पड़ता है, कंपनी उनसे अबाइड हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, अगर हम
मोर फ्लेक्सिबिलिटी में मोर ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी फ्रीडम किसी के भी हाथों में जाती रहे तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी में मोर ऑफ डेब्ट इन्वॉल्व किया जा सकता है। देन स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट में टू टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है आपका बूम पीरियड और एक होता है हमारा रिसेशन या फिर डिप्रेशन पीरियड। ओके, तो आपको पता है बूम पीरियड में ये कंपनी का बहुत अच्छा गुड टाइम माना जाता है। यहाँ पर शेयर्स के प्राइस क्या होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा राइज अप होते हैं। इस समय गुडविल बहुत अच्छी बन जाती है बूम पीरियड में। तो यहाँ पर ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है स्टूडेंट्स कि इफ देयर इज बूम पीरियड ऑकर्ड इन द स्टॉक मार्केट देन पब्लिक इज रेडी, जनरल पब्लिक इज रेडी फॉर टेकन रिस्क बाय परचेजिंग इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है यहाँ पर कि कंपनी बहुत ईजिली अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर सकती है क्योंकि पब्लिक आपके शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेगी। तो इन्वेस्टर्स टेकन रिस्क कर सकते हैं व्हाइल देयर इज बूम पीरियड ऑकर्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो बूम पीरियड में हम मोर ऑफ इक्विटी को इन्वॉल्व करेंगे, मोर ऑफ इक्विटी। एंड रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड, इस समय हमारी सिक्योरिटीज़ का प्राइस डाउनवर्ड में जाता जा रहा है। तो क्या आप जस्ट लाइक इन्वेस्टर्स की जगह अपने आप को रख के देखिए, जिस कंपनी का रेट इस समय लो चल रहा होगा, क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट्स को नहीं करना चाहेंगे। हम उस कंपनी में अपनी मनी को, अपने फंड को इन्वेस्ट करेंगे जिसकी सिक्योरिटीज़ के रेट हाई जा रहे होंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने क्या बताया कि ये वाला फैक्टर आपका पब्लिक, जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो जब रिसेशन पीरियड होगा देन कंपनी की सिक्योरिटीज़ में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में कंपनी मोर ऑफ डेब्ट को इन्वॉल्व करेगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इस समय आपकी इक्विटी को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, आपके इक्विटी शेयर्स को कोई भी परचेज नहीं करेगा, लेकिन आपको लोन देने को हर कोई इन्वेस्टर तैयार हो जाएगा। क्यों? इस कंडीशन में इन्वेस्टर्स को भी पता है कि भाई हम रिस्क क्यों लें। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी में लेस रिस्क है। कंपनी, इन्वेस्टर्स को भी मालूम है कंपनी का बूम पीरियड चल रहा है और उसके जो भी सिक्योरिटीज़ इन्होंने ले रखी हैं उसका रेट क्या है, मार्केट में हाई है। ये टाइम पर अपना क्या कर देंगे, डिविडेंड पेड कर देंगे। ओके, देन आ जाते हैं हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सेबी गाइडलाइंस से रिलेटेड दे रखा है स्टूडेंट्स। तो सेबी गाइडलाइंस जब इजी होगी, सेबी गाइडलाइंस इजी, then more of equity, and when SEBI guidelines are tough, okay, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं SEBI गाइडलाइंस में, then क्या करेंगे, more of डेब्ट को इन्वॉल्व करेंगे। I hope you understand all these factors very well. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है देन इट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कहा था कि मैं छोटा सा एक टॉपिक और है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन की कब हम डेब्ट के लेस पोर्शन को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने फेवरेबल में बताया था कि डेब्ट हमारे लिए मोर बेनिफिशियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अनफेवरेबल कंडीशन, अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो याद हो, ओके, तो उसमें मैंने आपको अनफेवरेबल के बारे में थोड़ा सा बताया था। अनफेवरेबल में हमें क्या देखना होता है, सिर्फ पूरी कहानी फाइनेंशियल लेवरेज की डिपेंड करती है EBIT पर। अब EBIT मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपीज़ का ले रखा है, सिचुएशन 1 है एंड सिचुएशन 2 है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी टोटल
जब फेवरेबल था तो 7 लाख का ले रखा था, मे बी 7 लाख का हमने लिया था। तो यहाँ पर अब हमारी EBIT 3 लाख है, टोटल कैपिटल 50 लाख, यहाँ सेकंड सिचुएशन में भी 50 लाख है। देन इक्विटी कैपिटल, फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नील कर देते हैं, सॉरी फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या करा, इक्विटी कैपिटल 5 लाख हमने शेयर्स ले लिए अपने एट द रेट ₹10 ईच, और यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर्स हमारे हो गए 4 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच। ओके, डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन, जब पूरे के पूरे 50 लाख की हमारी इक्विटी कैपिटल है तो डेप्ट क्या हो गया, फर्स्ट सिचुएशन में नील हो गया, बट सेकंड सिचुएशन में हमने क्या करा, 4 लाख के 40 लाख की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है तो हमने 10 लाख का क्या ले लिया, लोन ले लिया, 10 लाख रुपीज का डेप्ट है हमारे पास। नाउ टैक्स रेट है 30% एंड 30%। इंटरेस्ट रेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हमने लोन लिया नहीं है, 10% का हमारे पास इंटरेस्ट रेट हो गया। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से करना है, तो क्या हम यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, इंटू 100। तो फर्स्ट सिचुएशन में EBIT है 3 लाख अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख इंटू 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 6% आ रहा है स्टूडेंट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और टैक्स रेट हमें, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना देना है, इंटरेस्ट दे रही है 10%, और जबकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, 6%। तो यहाँ से ही हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ सस्ती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर आपकी कम आ रही है कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो जिस चीज़ का कॉस्ट कम आती है हम मोर पोर्शन किसका लेंगे, उसी चीज़ का लेंगे जिसकी कॉस्ट कम आएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करना है EBIT से। फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन, EBIT 3 लाख। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट डिडक्ट करना है, लेस इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, और हमने 10 लाख का लिया था तो 10% कितना हो गया, 1 लाख हमने इंटरेस्ट रेट डिडक्ट कर दिया, ये आ गया EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, और यहाँ पर आ गई है 2 लाख की अर्निंग बिफोर टैक्स। नाउ टैक्स रेट हम डिडक्ट कर देंगे, टैक्स रेट है 30% हो जाएगा आपका 90,000, और यहाँ पर टैक्स रेट हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,10,000, और यहाँ पर आएगा 1 लाख और आपका 40,000। नाउ अब हम अपना EPS निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर इक्वल टू क्या होता है, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स है फर्स्ट सिचुएशन में 2,10,000 की, और यहाँ पर है 1,40,000 की स्टूडेंट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 4 लाख के हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने के हैं, 5 लाख के हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारा EPS आएगा 0.42 रुपीज़, और यहाँ पर आएगा 0.35। तो जिसमें आपका EPS देखिए, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन में बिल्कुल भी डेब्ट इन्वॉल्व नहीं किया था, इस कंडीशन में आपका EPS ज़्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली सेकंड सिचुएशन जिसमें हमने डेब्ट को इन्वॉल्व किया था। बस स्टूडेंट्स आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों में आपको कंपैरिजन
करके ही अपना फाइनेंशियल लेवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करना है। और मेन बात मैंने क्या बताई थी कि EBIT पर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन क्वेश्चन में आपको दे रखी हो, ठीक है, तो EBIT आप कैलकुलेट कर लो कि टोटल कैपिटल के कितनी परसेंट है, क्योंकि टैक्स रेट दे रखा होगा। टैक्स रेट अगर कितने भी परसेंट का, 15% का दे रखा है, और अगर आपके पास में EBIT है, EBIT तो दे ही रखी होगी, तो EBIT आप पहले टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो कि वही टैक्स आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है या फिर कम आ रही है। फिर आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं कि आप मोर प्रोपोर्शन डेब्ट करेंगे या फिर इक्विटी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।